वाह, चलिए स्टार्ट किया जाए आज का काम। चलिए दोस्तों, आज बिजनेस लॉ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, बिजनेस लॉ, CAIPCC लॉ एथिक्स कम्युनिकेशन का वो पार्ट जो कि 30 मार्क्स का आता है, राइट। बहुत सारी चीजें इसमें करने वाले हैं, मगर आज जिससे स्टार्टिंग होगी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो वाला हिस्सा है जो आपने CPT में नहीं पढ़ा, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा का पूरा हमने फिनिश नहीं किया था सो फार एज स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसर्न, और ये हमने अब करना है, स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी, तो स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे पहला हिस्सा जो हम करने वाले हैं दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिफाई करने का मतलब क्या होता है? हाँ जी, इंडेमनिफाई करने का मतलब होता है लॉस की भरपाई करना, राइट। इंडेमनिफाई करने का मतलब क्या होता है? लॉस की भरपाई करना। टू इंडेमनिफाई मीन्स टू मेक गुड लॉस ऑफ अनदर, राइट। ये है इंडेमनिफाई करना। ओके, एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए अपने कार की इंश्योरेंस करवाने जाते हैं मिस्टर ए। किनके पास? जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास। जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास अपनी कार की इंश्योरेंस करवाने जाते हैं। कार की इंश्योरेंस करवाने गए तो जरा बताइए कि इस कार के ओनर कौन है? मिस्टर ए। उस कार के ओनर कौन है? मिस्टर ए। और जनरल इंश्योरेंस कौन है? इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी यानी GIC क्या करती है? ये अदर देन लाइफ इंश्योरेंस करती है। क्या करती है? अदर देन लाइफ। अदर देन लाइफ का मतलब लाइफ के अलावा जो चीजें हैं उनकी इंश्योरेंस करती है, राइट। तो जरा बताइए, क्या ए जब अपनी कार की इंश्योरेंस करवाने जा रहा है तो क्या कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा या नहीं? यस। तो ए जनरल इंश्योरेंस कंपनी को कुछ प्रीमियम पे करेगा, which is called insurance premium, और जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन टर्न ए को क्या देगी? उसकी गाड़ी को इंश्योर करने का वादा करेगी, एक प्रॉमिस करेगी उसकी कार को इंश्योर करने का। इंश्योर फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम एनी लॉस। और ये लॉस कैसा हो सकता है? एक्सीडेंट वाला लॉस भी हो सकता है और चोरी का लॉस भी हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक्सपेक्टेड लॉस से, जो हो सकता है, उससे बचाने का वादा करती है, उस लॉस की भरपाई करने का वादा करती है। यानी GIC इस वक्त ए को इंडेमनीफाई कर रही है। तो भाई GIC कौन हो गई? इंडेमनीफायर, है ना। क्या हो गई? इंडेमनीफायर। और
ए कौन हो गया? ये हो गया इंडेमनीफाइड, इंडेमनीफाइड, या हम इसे कहते हैं इंडेमनिटी होल्डर। क्या बोलते हैं? इंडेमनिटी होल्डर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनीफाई करने वाला कौन हो गया? इंडेमनीफायर। और जिसे इंडेमनीफाई किया गया वो हो गया इंडेमनीफाइड, या हम उसे कहेंगे इंडेमनिटी होल्डर। तो ये है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1। अब जरा बताइए कि जीआईसी की लायबिलिटी कब राइज होती है? लायबिलिटी ऑफ जीआईसी, इंडेमनीफायर कब ए के इस लॉस की भरपाई करने के लिए लायबल बन जाता है? द मोमेंट जीआईसी को ये पता लगा, या कि देखो ए को लॉस हो गया भाई, ए को जिस समय लॉस हुआ उसी वक्त जीआईसी की लायबिलिटी बन गई। यानी जीआईसी जो है उसी वक्त इस लॉस के लिए जिम्मेदार बन जाएगी, जैसे कि जिस वक्त भी ए की इस कार का नुकसान हुआ, राइट। यानी इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब राइज होती है? लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर, IND की पावर R बन गया इंडेमनीफायर। लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कब राइज होती है? arises when the loss of indemnified becomes absolute. Loss of indemnified becomes absolute, यानी जब पता लग गया कि भाई उसका तो नुकसान हो गया, उसी वक्त इंडेमनीफायर की लायबिलिटी अराइज हो गई, राइट। अब ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम था दोस्तों, ये तो था भाई एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। कैसा प्रीमियम था ये? एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी साल दर साल इंश्योरेंस करवाएगा, हर साल उसे क्या देना पड़ेगा? ये प्रीमियम देना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में इंश्योरेंस करवाई, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया और लॉस हो गया, जब लॉस हो गया तो जीआईसी कितना पैसा देगी? आइए देखें। मान लीजिए कार है 10 लाख रुपए की, ये कार की वैल्यू है। तो जरा बताइए, क्या ए को इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट पूरा 10 लाख रुपए देना पड़ेगा या कम होगा? कम होगा, जाहिर सी बात है। मान लीजिए इंश्योरेंस का अमाउंट उसने दिया 10,000 रुपए पर एनम, ठीक है जी, इंश्योरेंस का प्रीमियम दे दिया, और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है इस साल में। पता चला गाड़ी की डिक्की डैमेज हो गई। अब गाड़ी की डिक्की डैमेज हो गई तो भाई खर्चा आ गया 50,000 रुपए का, ठीक कराने का एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 50,000 रुपीज का। बताइए जीआईसी जो है कितना पैसा देगी? 10 लाख रुपए देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोलो फटाफट। नो, व्हाई नॉट? क्योंकि जितना लॉस होगा उसी को तो उसे गुड बनाना पड़ेगा। और सच बात तो यह है कि इंश्योरेंस कंपनी जब पैसा देती है तो 100% अमाउंट नहीं देती कभी भी। वो डिपेंड करता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो डैमेज हुई। मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी के अंदर ना उसके व्हील कवर्स लगवाए हुए हैं बड़े डैशिंग से। बताइए क्या ये कार का इनहेरेंट पार्ट है? अगर ये कार का इनहेरेंट पार्ट नहीं है तो इसका बहुत कम हिस्सा आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये देखना पड़ेगा। तो जो चीज कार का इनहेरेंट पार्ट नहीं है उसका एक भी पैसा नहीं मिलता। जैसे कि आपने गाड़ी के शीशों पर फिल्म लगवा ली, लगाते ना फिल्म, और शीशे टूट गए, तो शीशे का जो पोर्शन है वो तो मिलेगा, मगर फिल्म का पैसा नहीं मिलेगा। गॉट इट और नॉट? गाड़ी का जितना महत्वपूर्ण पार्ट है उतना ही ज्यादा पैसा। मान लीजिए गाड़ी का इंजन डैमेज हो गया तो 100% पैसा मिल सकता है, ठीक है कि नहीं? गाड़ी का फ्रंट शीशा टूट गया, 100% पैसा मिलेगा। साइड के 100% पैसे नहीं मिलेंगे। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट डैमेज्ड क्या मिलता है? इंश्योरेंस का प्रीमियम। यानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी यहां पर जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो करेगी, मगर हर एक पार्ट के हिसाब से।
तो यह बात तय रही कि अगर 10 लाख की गाड़ी है और 10,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, तो यह मतलब नहीं कि भाई जरा सा एक्सीडेंट हुआ और पूरे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। पैसा कितना मिलेगा? अप टू द अमाउंट ऑफ, अप टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस। अच्छा, मान लो बड़ा किस्मत का धनी है भाई ये, और ये गाड़ी भी बड़ी किस्मत की धनी है, एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। अब क्या बोलेगा ये बोलेगा जी आ जाओ जी जीआईसी वालों सुन लो, मेरी गाड़ी का तो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, तो लाओ निकालो मेरे पूरे 10,000 रुपए वापस। भाई पैसा तो वापस दो मेरा, जब एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो मेरा पैसा निकालो। क्या पैसा वापस देना पड़ेगा? क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि ये जो 10,000 रुपए दिए गए हैं, ये एक कंसिडरेशन है। ये क्या है? ये एक कंसिडरेशन पे की गई है। किस चीज के लिए? ये कंसिडरेशन पे की गई है कि भाई हम आपकी गाड़ी को इंश्योर कर रहे हैं और उसके बदले में आप हमें ये इंश्योरेंस क्लेम दे रहे हैं, जो कि हमारे इस वादे के अगेंस्ट हमें क्या मिला? समथिंग इन रिटर्न। तो ये कभी इनकम वापस नहीं की जाती। गॉट इट और नॉट? फटाफट से इस एग्जांपल को नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो इंडेमनीफायर को क्या मैं प्रोमिसर कह सकता हूं दोस्तों? क्या ये प्रोमिसर भी है? यस। और क्या मैं इस ओनर को, कार के ओनर को, इस इंडेमनिटी होल्डर को क्या प्रोमिसी कह सकता हूं? यस, ये प्रोमिसी भी है जिससे कि वादा किया गया। मुझे तो तुम्हारी ना सीपीटी वाला एक पॉइंट याद आ रहा है भाई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का दूसरा हिस्सा याद आ रहा है, जिसमें हमने ना कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी पढ़ा था, अगर याद हो तो। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। क्या होते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विच डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग of an uncertain event। मुझे तो कुछ कुछ सिमिलैरिटी यहां नजर आ रही है, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है भाई कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है ये तो कंटिंजेंट नेचर के हैं। क्या लगता है आपको कि भाई पैसा तो हम देंगे, लेकिन देंगे कब? अगर लॉस हुआ तो दिया जाएगा ये पैसा। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी का जो नेचर है वो कैसा हो गया? बिल्कुल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसा। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब इनका जो नेचर है वो कैसा है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी जो है ये हो गया दोस्तों कंटिंजेंट नेचर का। इट इज अ टिपिकल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट।
हाँ जी, लिख लिया तो आगे चला जाए। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। इस एग्जाम्पल नंबर 1 में ये आपको ग्रेचुइटस नजर आया या नॉन ग्रेचुइटस नजर आया? ग्रेचुइटस का मतलब हमने सीखा था, ग्रेचुइटस का मतलब होता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, और नॉन ग्रेचुइटस का मतलब क्या होता है? विद कंसिडरेशन। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? अब यहां पर तो दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन मौजूद है, तो भाई क्या कह दूं, क्या ये नॉन ग्रेचुइटस नेचर का हुआ या नहीं? यस, सो इट इज नॉन ग्रेचुइटस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, नॉन ग्रेचुइटस नेचर का, यानी विद कंसिडरेशन। दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन मौजूद, इसलिए नॉन ग्रेचुइटस का एग्जाम्पल हो गया ये। डन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलें। एग्जाम्पल नंबर 2, एक था मिस्टर एक्स और एक था मिस्टर वाई। दोस्त थे दोनों, फ्रेंड्स, घनिष्ठ मित्र। और एक्स विलेज में रहता था भाई, विलेजर था, और वाई जो है ये हो गया भाई एक्स विलेजर, दिल्ली में आके सेटल हो गया, कमाई अच्छी होने लगी, तो भाई अब तो इसकी लॉटरी निकल पड़ी और अपने गांव में जाके सब पर धाक जमाता था। और इसका दोस्त था एक्स। वाई ने एक्स से कहा, अरे भाई तुम कहां गांव में यार बैठे हो, एक काम करो दिल्ली आ जाओ और यहां पर आके तुम भी मेरी तरह सेटल हो जाओगे। एक्स ने कहा, नहीं यार नहीं भाई,
वहां मुझे जॉब ना मिली तो क्या होगा, पता चला जो यहां पर रहा सा काम है वो भी हाथ से निकल जाएगा। Y ने X से कहा, Y says to X, come to Delhi and until you get job, I will bear your food and stay expenses. तुम्हारा रहने खाने पीने का खर्चा मेरा होगा जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाती। अब ये बताइए कि अगर एक्स दिल्ली आ जाता है तो वाई को भाई कौन सा खर्चा करना पड़ेगा, उसके खाने का भी और उसके रहने का भी, लेकिन कब करना पड़ेगा भाई, अगर तो जॉब मिल गई तो इसका मतलब वाई को यह खर्चा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर जॉब नहीं मिली तब तक ये सारा खर्चा किसका, एक्स का खर्चा बियर कौन करेगा, वाई करेगा। तो ये बात तय रही कि अगर उसको जॉब मिल जाती है वाई नीड नॉट इंडेमनिफाई। क्यों, क्योंकि जब खर्चा ही नहीं, लॉस ही नहीं, तो भाई इंडेमनिफिकेशन किस बात का। लेकिन अगर जॉब ना मिली तो वाई शैल इंडेमनिफाई, उसको उसके सारे के सारे खर्चे को देना पड़ेगा। अगेन इट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। तो ये टिक लगाया है और ये क्रॉस, ठीक है जी। लेकिन जरा ये बताइए, क्या यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपको नजर आया? क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था? यस, इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मगर क्या यहां दोनों पार्टीज के लिए कोई कंसिडरेशन मौजूद थी? नो। इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका था? ग्रेचुइटस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। ठीक बात है या नहीं? ये है ग्रेचुइटस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये है ग्रेचुइटस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नोट कर लीजिएगा, ग्रेचुइटस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। दोस्तों इंडेमनीफायर कौन है यहां पर? हाँ जी, वाई। इंडेमनीफायर भी है और प्रॉमिसर भी है ना। और एक्स कौन है? इंडेमनिटी होल्डर भी और प्रॉमिसी भी। इंडेमनिटी होल्डर भी और प्रॉमिसी भी। अच्छा ये बताइए, क्या लाइफ इंश्योरेंस क्या कभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होती है? लाइफ इंश्योरेंस क्या लाइफ के लॉस की भरपाई हो सकती है? मिस्टर एक्स ने अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करवाई और जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो उसकी फैमिली को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी? लो जी नए मिस्टर एक्स ले लो, बोलो फटाफट। या सिर्फ अमाउंट ही दिया जाएगा? बट ये बताइए, क्या पैसे से लाइफ के लॉस की भरपाई हो सकती है? नेवर। सो लाइफ
कैन नेवर बी इंडेमनिफाइड, लॉस ऑफ लाइफ कैन नेवर बी इंडेमनिफाइड। ध्यान रखिए इस बात को। और जो लाइफ इंश्योरेंस होती है, इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नोट कर लीजिएगा, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्यों? बिकॉज लॉस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी मेड गुड, बिकॉज लॉस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी मेड गुड। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। लाइफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, मगर इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि लाइफ के लॉस की भरपाई नहीं हो सकती। हां, उसके लिए कॉम्पनसेशन की बात करें, मनी के रूप में कुछ पैसा जरूर मिल जाता है, मगर उसका लॉस किसी व्यक्ति के जाने के बाद आप कैसे उसकी भरपाई कर पाएंगे? कभी भी नहीं। लाइफ इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉन ग्रेचुइटस होता है, उसमें आप प्रीमियम देते हैं कुछ, बट उसमें फायदा क्या है? जितना पैसा आप देंगे वो सारा का सारा एंड में आपको मिल जाता है, ठीक है ना? और उससे ज्यादा मिलता है। क्यों? जितना पैसा आपने लगाया वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट, और उससे ज्यादा मिल रहा है आपको एक्स्ट्रा, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो वो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो आपके लिए न सिर्फ एश्योरेंस देती है बल्कि इन्वेस्टमेंट भी देती है, और हर चीज में जहां इन्वेस्टमेंट होगी कुछ रिटर्न भी होगा, है ना? चले आगे। एक थे मिस्टर ए, शेयर होल्डर थे, शेयर होल्डर ऑफ XYZ लिमिटेड। अब भाई कोई अगर इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है, तो जाहिर सी बात है कंपनी से उसके पास इस इन्वेस्टमेंट पर तो रिटर्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताइए, क्या रिटर्न मिलेगा उसको इस इन्वेस्टमेंट पर? डिविडेंड मिलेगा। तो इस कंपनी ने मिस्टर ए को डिविडेंड भेजना है। डिविडेंड भेजने के लिए क्या करती है कंपनी? एक डॉक्यूमेंट भेजती है साथ। उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होता है? उस इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखा होता है? इट इज रादर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि किस तरीके से ये डिविडेंड का हिस्सा पे किया जाए। और वो डॉक्यूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो कहलाता है डिविडेंड वारंट। क्या कहलाता है? डिविडेंड वारंट। अब ये डिविडेंड वारंट में क्या क्या लिखा होता है? नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय दिस शेयर होल्डर, अमाउंट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, नेम ऑफ द कंपनी। और कंपनी ने ये जो डिविडेंड वारंट भेजा है, ये कैसे ऑपरेट करता है? ये देखें, ए के पास ये डिविडेंड पहुंच गया, डिविडेंड वारंट पहुंच गया। ए क्या करेगा? इसी डिविडेंड वारंट को बिल्कुल जैसे चेक जमा कराया जाता है बैंक में, वैसे ही डिपॉजिट कर देगा। जैसे ही उसने डिपॉजिट किया, कंपनी के अकाउंट में से पैसा निकाल करके किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा?
एक ही अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ये क्या बन गया? डिविडेंड वारंट। ठीक है, और पेमेंट का एक जरिया। पता लगा जी XYZ कंपनी ने तो डिविडेंड वारंट भेज दिया, लेकिन वो रास्ते में ही खो गया, ए को मिला नहीं। बताइए ए को क्या करना चाहिए? कंपनी में जाना चाहिए, कंपनी में एप्लीकेशन देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। क्या कहे? ए जाएगा कंपनी में, ठीक है, कहेगा क्या कि जी आपने मेरा डिविडेंड वारंट तो भेजा ही नहीं। कंपनी कहेगी जी हमने भेजा तो था, अब आपको नहीं मिला तो हम क्या करें, वो तो लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, क्या किया जाए। बट ये कहेगा जी मुझे तो डिविडेंड नहीं मिला। XYZ लिमिटेड कहते जी मान लिया कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मान लो, जरा सोचो इस बात को कि आपकी इस बात पर विश्वास कैसे कर लें हम। हो सकता है कि ये डिविडेंड वारंट आपके पास पहुंच गया हो और आप हमें बताएं ना। चलो मान लिया जाए आप सच्चे हैं, आप नहीं कह रहे, लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी ने इस डिविडेंड वारंट का गलत इस्तेमाल करके ये पैसा भी ले लिया और हम अलग से पैसा आपको भी दे दें, तो हमारा तो नुकसान हो गया। बोलो हां या ना। तो भाई ऐसा है, ए कंपनी से कहता जी मैं अपनी तो गारंटी ले सकता हूं ली कि मैंने नहीं लिया, लेकिन मैं बाहर वाले का क्या करूं। कंपनी कहते जी ऐसा है, अगर तो आपको ये पैसा चाहिए तो आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करके देना पड़ेगा। इसने कहा जी उस इंडेमनिटी बॉन्ड में क्या लिखना पड़ेगा। इन्होंने कहा आप लिखना शुरू करिए, हम लिखवाते हैं। ए ने कहा ठीक है जी। उस इंडेमनिटी बॉन्ड में लिखा गया आई इंडेमनीफाई XYZ लिमिटेड फ्रॉम एनी लॉस which may occur to XYZ Limited due to misuse of dividend warrant sent by the company but lost in transit. I further request the company for issue of डुप्लीकेट डिविडेंड वारंट। अब कंपनी से डुप्लीकेट डिविडेंड वारंट चाहता है ये, ताकि वो पैसा ए को मिल जाए, और कंपनी ने इंडेमनिटी बॉन्ड उससे भरवा लिया। इनमें कुछ वर्ड्स और भी ऐड किए जाते हैं, आइए देखें कौन से। लिखा है आई इंडेमनीफाई XYZ लिमिटेड फ्रॉम एनी लॉस which may occur to XYZ Limited due to misuse of dividend warrant sent by the company but lost in transit. Yeah, which was lost in transit. So लिखते हैं which was lost in transit. Which was लॉस्ट इन ट्रांजिट। यहां पर कुछ वर्ड्स ऐड किए जाते हैं। फ्रॉम एनी लॉस विच में अकर ड्यू टू XYZ लिमिटेड ड्यू टू मिसयूज ऑफ डिविडेंड वारंट डैश डैश। आइए देखिए क्या लिखते हैं इसमें। बाय मी और एनी थर्ड पार्टी।
बाय मी और एनी थर्ड पार्टी। यानी वो ये वादा करता है कि ना सिर्फ मैं उस लॉस की भरपाई करूंगा जो मेरे कारण हुआ, बल्कि उस लॉस की भी जो किसी थर्ड पार्टी ने किया। इसका मतलब अगर लॉस की भरपाई करने की बात आती है और इस एग्जाम्पल नंबर 3 को हम देखते हैं तो जरा ध्यान से अब इस बात को सोचना पड़ेगा कि लॉस किस किस के कारण हो सकता है। आइए पहले केस में देखें। पहला केस कौन सा था हमारा? जनरल इंश्योरेंस कंपनी कॉर्पोरेशन थी वो। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है मान लो। अब जरा एक बात बताइए कि गाड़ी का एक्सीडेंट क्या जीआईसी खुद कराएगी? वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा किए गए लॉस की भरपाई करने की बात करती है। यहां पर इस एग्जाम्पल नंबर 3 में ए किस तरह के लॉस की भरपाई करने की बात करता है? या तो वो लॉस जो इसने खुद करा। किसने? ए ने। कौन है ये? कौन है ये? इंडेमनीफायर। कौन है ये? इंडेमनीफायर। या तो इंडेमनीफायर के द्वारा किए गए लॉस, अपने ही किए गए लॉस के द्वारा भरपाई करने की बात करता है, या किसी थर्ड पार्टी के द्वारा किए गए लॉस की भरपाई करने की बात करेगा। और ये कौन है दोस्तों? इंडेमनिटी होल्डर। यानी कभी भी इंडेमनिफिकेशन की बात आए तो लॉस कौन कौन कर सकता है? या तो इंडेमनीफायर खुद अपने द्वारा किए गए लॉस की भरपाई करने की बात करेगा, या किसी थर्ड पार्टी के द्वारा करने की लॉस किए जाने की भरपाई करेगा। गॉट इट और नॉट? फटाफट से इसे नोट कर लीजिए।
कर दें इसे रब। ए की प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स ने डिटेन करके रखी हुई है। एक्स हैज डिटेन्ड प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर ए की प्रॉपर्टी को डिटेन करके रखा हुआ है जी। अब ए बेचारा अपनी प्रॉपर्टी छुड़वाना तो चाहता है, मगर भाई ना पैसा है न ताकत। पैसे में बहुत ताकत है भाई। अब उसके पास इतना मनी नहीं है कि वो इसके अगेंस्ट केस फाइल करे। केस तो फाइल करना चाहता है, मगर करे कैसे? ए का दोस्त है बी। बी ए से कहता है कि मिस्टर ए, आप एक काम करो, आप मिस्टर एक्स के अगेंस्ट केस दायर करो अपनी प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए, मैं आपके साथ हूं। बी ने ए से कहा, बी सेज टू ए, that you file a suit against, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट एक्स for recovery of your property. I will indemnify you for number 1, number 1, all those expenses for legal proceedings. जरा बताइए, लीगल प्रोसीडिंग्स में कौन कौन से एक्सपेंसेस आपको लगता है होते होंगे? लॉयर की फीस सबसे ज्यादा भैया मार देने वाली चीज क्या है? लॉयर की फीस। ओके, लॉयर की फीस जो है एक एक्सपेंडिचर हो गया। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा, बिल्कुल ठीक बात। लीगल प्रोसीडिंग्स में एक्सपेंसेस किस किस तरह के होते हैं? आइए इन एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं हम। नंबर 1, लॉयर की फीस, डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा, बिल्कुल ठीक बात।
जी। और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, बिल्कुल ठीक बात जी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इधर उधर जाने का खर्चा है भाई। कोर्ट की फीस, कोर्ट की फीस अलग होती है। और बताइए, केस हार गया तो और पैसा भी देना पड़ेगा, कुछ कॉम्पनसेशन की बात भी हो सकती है। ठीक बात है जी। और इसके अलावा जैसे कि एफिडेविट बनने हैं, डॉक्यूमेंटेशन की बातें हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बट कुछ होते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स, कुछ एफिडेविट के पैसे अलग लगेंगे। डॉक्यूमेंट करवाने के पैसे अलग, बनवाने के अलग, एफिडेविट उसी की तरह होता है। और कौन कौन से होते हैं, एफिडेविट में ही काउंट कर लो इसे, आई मीन डॉक्यूमेंटेशन में ही काउंट कर लो। कौन कौन से हो सकते हैं देखो जरा। हाँ जी, एफिडेविट का पैसा और लीगल डॉक्यूमेंट्स कौन से, कुछ स्टैंप पेपर का खर्चा, स्टैंप पेपर देने पड़ सकते हैं। ये सारे के सारे जो एक्सपेंडिचर हैं उन सब खर्चों की बात करता है। कई बार क्या होता है, आपको ना सेटलमेंट कोर्ट का काम बहुत हो चुका, अब जो है सेटलमेंट पर बात आ गई है। फाइनल सेटलमेंट करो, और इस केस को खत्म करो। ऐसा कभी देखा है आपने सेटलमेंट पर? तो भाई जो सेटलमेंट का मनी है, उस सेटलमेंट को करने के लिए जो मनी देना पड़ेगा, ये कहता है मैं उसके लिए भी तुम्हें इंडेमनिफाई करने के लिए तैयार हूं। अगर ये सारे हर तरह के खर्चे को देने के लिए तैयार हो जाता है, तो भाई बी कौन हो गया? हाँ जी बोलिए बड़ा। बट बी हो गया इंडेमनीफायर। बी कौन हो गया? इंडेमनीफायर। और ए कौन हो गया? इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड। ये केस को फाइल करने के लिए इंडेमनिटी है या केस को डिफेंड करने के लिए? हाँ जी बोलिए फटाफट। ये फाइल करने के लिए है। तो ये क्या है? फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट। इंस्टीट्यूटिंग का मतलब क्या होता है? फाइलिंग। हाँ जी, यहां हम इसे क्या कह सकते हैं? फॉर फाइलिंग अ सूट। कि भाई तुम केस फाइल करो, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं, टेंशन मत लो, पैसा बहुत है अपने पास। ये क्या है? फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट। केस फाइल करने की बात हो रही है
क्या केस डिफेंड करने के लिए भी हो सकता है? यस, उसकी बात भी करेंगे, फटाफट से इसे नोट करिए। यहां पर बी ने ए से कुछ भी नहीं मांगा, ग्रेचुटस हो गया कि नॉन ग्रेचुटस? ग्रेचुटस, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। अगर वो कहे कि भाई केस जीत गए अगर तुम, अपना पैसा तो वापस लूंगा ही, साथ में उस प्रॉपर्टी का हिस्सा भी लूंगा, तो ये नॉन ग्रेचुटस हो गया। ठीक बात है कि नहीं? चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस, ये दो बातें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बढ़ाई गई थी। कौन सी दो बातें? चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस। अगर तो बी पैसा मांगता है, इस प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगता है कि भाई जब तुम्हारी प्रॉपर्टी रिकवर हो जाएगी अपने पैसे के अलावा कुछ और भी खर्चा ले लूंगा, तो भाई वो क्या बात कर रहा है? वो चैम्पर्टी की बात कर रहा है। और अगर कुछ नहीं लेता तो मेंटेनेंस, ये पुरानी बातें थी। लेकिन यहां पर तो भाई वो उसके लॉस की भरपाई करने की बात कर रहा है कि टेंशन मत लो, वो सारा खर्चा मैं करूंगा। वो अलग काम है और ये सारा अलग काम है। यहां पर वो उसके लॉस की भरपाई करने की बात करता है, ना कुछ लेने की बात करता है, ना इन रिटर्न अभी कुछ ले रहा है। राइट, ग्रेचुटस नेचर का है ये। जल्दी से नोट करिएगा। उसके अंदर कोई इंडेमनिटी, कोई ग्रेचुटस नेचर का नहीं है, वो नॉन उसके अंदर क्या है, जो हमारा शेयर होल्डर वाला एग्जाम्पल था, उस शेयर होल्डर वाले एग्जाम्पल में इस शेयर होल्डर ने क्या कुछ, इसे कुछ मिला? ये तो अपने ही पैसे को लेने के लिए कर रहा था, तो उसका नेचर कैसा है? ग्रेचुटस। ठीक है जी, हालांकि वो उसका अपना ही पैसा था। ठीक बात है कि नहीं? कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ा तो मेरी जेब से क्या जा रहा है भाई? कॉम्प्रोमाइज करते वक्त भी मेरी जेब से कुछ नहीं जा रहा, मेरा दोस्त ये सारा का सारा पैसा दे रहा है। और वो सारा खर्चा, इवन ट्रांसपोर्टेशन, अरे अरे अरे, चलो भाई ठीक है, तारीख आने वाली है कोर्ट की, एक काम किया जाए, कैब बुक करा ली, कैब बुक करा ली, आ जाओ जी सुबह आ जाना, और जब तक मैं कोर्ट में रहूं बाहर खड़े रहना। तो बंदा कोर्ट में जाता है तो कैब में जाएगा, कैब में आएगा। अब ये सारे के सारे खर्चे इसने कर दिए। लॉयर, जो सबसे बड़ा लॉयर था, उसी को दे दिया काम, आ जाओ जी, कितनी फीस, टेंशन नहीं, बोलो, सब मिल जाएगी। जरा सोचिए कि अगर ये मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ना होता तो क्या मिस्टर ए बिल्कुल इसी तरह काम करते? क्या कैब बुलाते या बस में लटक लटक के जाते? बस में लटक लटक के जाता। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? यानी अगर कहीं से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो भी गया तो भाई इस इंडेमनिटी होल्डर की ड्यूटी बनती है कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर की डिमांड ना करे, और करेगा तो भाई इसको मिलने वाला नहीं है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? यानी केवल वही पैसा मिलेगा, वही एक्सपेंडिचर इसे मिलेगा which has been spent, the money which he has spent as a man of ordinary prudence। क्या ये बात ठीक है क्या नहीं? तो इंडेमनिटी होल्डर को पैसा कौन सा मिलेगा? all those expenditure which have been done as a man of ordinary prudence। indemnity holder should act as a man of ordinary prudence। कब? while spending
money for which he has been indemnified। अच्छा ये बताओ कि कौन से, हर एक खर्चा मिल जाएगा या केवल वही मिलेगा जिसके लिए वो ऑथराइज्ड है? जिसके लिए वो ऑथराइज्ड है, बिल्कुल ठीक बात। केवल वही पैसा मिलेगा जिसके लिए उसे ऑथराइजेशन दिया गया है। एक लाइन और लिख लेते हैं इसकी, फॉर फाइलिंग अ सूट के साथ साथ फॉर ब्रिंगिंग अ सूट, ये सारे वेरिएंट्स याद रखिएगा। फॉर ब्रिंगिंग अ सूट, ब्रिंगिंग का मतलब क्या होता है? द सेम। फॉर फाइलिंग, फॉर इंस्टीट्यूटिंग और ब्रिंगिंग अ सूट। दोस्तों ये सारा का सारा केस फॉर डिफेंडिंग भी हो सकता है। मेक श्योर कि यही सारा का सारा केस ऐसा भी हो सकता था कि एक्स ए के अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है और बी उसको डिफेंड करने के लिए इंडेमनिफाई करता है। या रिवर्स मान लीजिए कि एक्स का भी एक दोस्त है वाई, और वाई एक्स से कहता है कि मिस्टर एक्स टेंशन मत लो, अगर इन्हें तुम्हारे अगेंस्ट कोई केस दायर किया है तो तुम इस केस को लड़ो और उसका खर्चा मैं भरूंगा। क्या ये बात समझ आई? तो वो क्या हो जाता? फॉर डिफेंडिंग अ सूट। तो ये दोनों केसेस में हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 4 किसका है? फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट। और ये क्या हो सकता है? फॉर डिफेंडिंग अ सूट। ठीक है, वाई वाली कहानी भी लिख डाले। नाउ वाई कौन है? ये फ्रेंड ऑफ एक्स, फ्रेंड ऑफ एक्स। वाई indemnifies X for expenses for defending सूट। तो इस एग्जाम्पल में ही हमने क्या कर लिया? एक चीज ऐड कर ली, और वो क्या है? फॉर डिफेंडिंग अ सूट। इसकी नंबरिंग बदल देते हैं। दिस इज 4A और ये हो गया 4B। पर्पस सेम है, एक्सपेंडिचर की, लॉस की भरपाई करना। पेंडिंग की स्पेलिंग गलत हो गई। डिफेंडिंग। कॉम्प्रोमाइज होता है, कॉम्प्रोमाइज के अंदर सेटलमेंट मनी देना पड़ता है कि चलो यार तुम भी केस छोड़ो हम भी छोड़े, इतने में पूरा का पूरा मामला रफा दफा कर दिया जाए। तो वो क्या होता है कि इस केस को खत्म कर देना, ये प्रॉपर्टी वापस कर देगा, वो कुछ इसको मनी दे देगा, सेटलमेंट हो गई। ये आउट ऑफ द कोर्ट भी हो सकती है, ठीक बात है कि नहीं? आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी हो सकती है। हाँ जी, हाँ इसी केस में है
एक्स का एक दोस्त है वाई, और वाई इसको इंडेमनीफाई कर रहा है कि तुम ए के द्वारा किए गए केस को डिफेंड करो, तुम्हारे लॉस की भरपाई मैं करूंगा। लिख लिया तो आगे चला जाए। नहीं, अगेन डिपेंडिंग कि वो पैसा ले रहा है या नहीं ले रहा। कुछ यहां पर सारा का सारा ग्रेचुइटस चल रहा है, कोई पैसा लिया नहीं जा रहा। चलो मैं तुम्हें इंडेमनीफाई करता हूं कि जाओ ये नीचे जो कॉर्नर दुकान वाला बंदा है इसको बहुत मारो जाके, और तुम्हारे अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो सारा का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। बोलो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा या नहीं? व्हाई नॉट? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होगा बिकॉज पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल। और हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स थे, और उसमें क्या था? एक लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। अभी तक हमने जो भी किया वो सब लॉफुल ऑब्जेक्ट थे, बट जो मैंने तुम्हें एक बढ़िया सा कॉन्ट्रैक्ट करवाने की बात कही, ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? अनलॉफुल। इसीलिए वो क्या होगा? इलीगल, एंड इफेक्ट क्या होगा उसका? वॉइड। ठीक है जी, कर दें सर। अब चलिए अब पढ़ भी लेते हैं, कुछ बुक्स निकाल लीजिए। स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, व्हाट आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। दोस्तों हमने पूरा का पूरा चैप्टर कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। आपने जो एग्जाम्पल किए इसमें हमने पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। ठीक है, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का हिस्सा केवल 3 पेज का ही है, बट वो 3 पेज कवर हो गया है। आइए पढ़ना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? व्हाट आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, एक्सप्लेन। लिखा है मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या है? टू मेक गुड लॉस इनकर्ड बाय अनदर पर्सन, या फिर टू प्रोटेक्ट द अदर पर्सन फ्रॉम इनकरिंग लॉस। तीसरा फिर क्या पॉइंट है? टू कॉम्पनसेट द अदर पार्टी हु हैज सफर्ड लॉस, हु हैज सफर्ड लॉस। आइए डेफिनेशन पढ़ लें इसकी। लिखा है कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, इट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यहां पर कोई खास बात नजर आई कि लॉस किसने किया? या तो इंडेमनीफायर ने, और या फिर प्रोमिसर ने, या फिर थर्ड पार्टी ने। दोबारा से पढ़ लीजिए। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस अनदर। एग्जाम्पल जरा उठाइए कोई, कौन सा? डिविडेंड वारंट वाला। उसमें इंडेमनीफायर कौन था? शेयर होल्डर। वन पार्टी प्रोमिसेस, प्रोमिसर कौन हुए इस वक्त? प्रोमिसर, शेयर होल्डर, और कंपनी कौन? प्रोमिसी। तो एक पर्सन ने दूसरे को प्रॉमिस किया किस बात का? फ्रॉम टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम, या तो बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, खुद के द्वारा, या फिर किसी थर्ड पार्टी के द्वारा। रीडिंग कर लीजिए दोबारा से इसकी। चला जाए आगे। ओके, पर्पस क्या है?